हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोगों ने झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सीरीज को स्टार्ट किया था। चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यूज़ को यहाँ पर कर रहे थे। तो आज जो ये है चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है अंतःव्यक्तिक एवं अंतर्व्यक्तिक भेद। ठीक है, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल डिस्टिंक्शन। इसके बारे में इससे जितने भी एमसीक्यूज़ बनेंगे सारे एमसीक्यूज़ को यहाँ पर कवर करेंगे और क्लास छोड़ के नहीं जाना है। आज हम लोग 45 क्वेश्चंस को करेंगे और सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बात ध्यान में देना है। आप छोड़ करके जाएंगे, आपसे कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। और एडमिट कार्ड आ गया है, किसी किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी किसी का हो रहा है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अभी होने से भी आप सीरियस हो जाइए, क्योंकि 6 दिन 7 दिन है, इससे अधिक नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अभी रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। तो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जितने भी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस हुई हैं, सारे क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप अगर उन क्लासेस को अभी तक नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट की भी लिंक जो है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी चेक करेंगे। ठीक है, आज हो सकता है अधिक टाइम लगेगा, तो आप लोग छोड़ के मत भागिएगा, आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। लास्ट तक देखिएगा, ज़रूर नया यहाँ से सीख के जाइएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आप लोग समझ गए, मैं बताई अंतःव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक में भेद क्या है। इससे हम लोग एमसीक्यूज को करने वाले हैं, तो स्टार्ट करेंगे अभी। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित। देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित प्रत्यय पर कॉन्सेप्शन सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने कार्य किया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जो सबसे पहले काम किया है। गाल्टन है, स्किनर है, प्रिस्टले और वुडवर्थ है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। जो गाल्टन है ये व्यक्तिगत विभिन्नता से संबंधित सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक पर ये इन्होंने क्या किया था, काम किया था। और कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होंगे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्लास कैसी लगी लास्ट तक देखे हैं तो ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर, बालकों की अभिवृद्धि के निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है। देखिए, बालकों में अभिवृद्धि क्या होता है, ये आप एक प्रकार का कह सकते हैं, इसको कहा जाता है एप्टीट्यूड। ठीक है, हम लोग जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, इसको अभियोग्यता भी कहा जा सकता है अभिवृद्धि को। तो ये समझ में आ गया। तो अभिवृद्धि को निर्धारण में किन तत्वों की भूमिका होती है, ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनकी रोल होती है, परिवार की, समाज की, समुदाय की, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, ये सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तिगत विभिन्नता को निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक प्रभावित करता है। सबसे पहले यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता वैसे वो चीज़ है जो हर एक इंडिविजुअल में, हर एक पर्सन में क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, चाहे अगर वो जुड़वा बच्चे भी हुए तो भी उनमें ऐसी एबिलिटी जो होती है, क्षमता जो होती है, कुछ इंटरेस्ट, रुचि आप कह सकते हैं, उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है हर एक चीज़ में। तो प्रकृति का नियम ही है कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति जो हैं वो एक जैसे नहीं हो सकते। भले वो एक जैसे सेम टाइप के दिख सकते हैं, लेकिन उनकी रुचि जो है वो सेम नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रभावित करने वाले कारक कौन है। केवल वातावरण नहीं होगा, केवल वंशानुक्रम नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि वातावरणीय एवं वंशानुगत, ये दोनों। देखिए, एनवायरमेंट और हेरिडिटी, ये दोनों ही जो है इम्पोर्टेंट, मतलब क्या बोलते हैं, प्रभावित करते हैं, भूमिका निभाते हैं ये दोनों व्यक्तिगत विभिन्नता में, इंडिविजुअल डिफरेंस में। तो ये समझ में आ गया कि कारक अगर पूछेगा कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट और ये
हेरिडिटी दोनों ही कारक जो हैं व्यक्तिक विभिन्नता, इट मीन्स कि इंडिविजुअल डिफरेंस को क्या करता है, प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बालक की आयु में वृद्धि, एज में क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, होने के साथ साथ उनका विकास भी होता है और उसका डेवलप भी होता है। तो किसका डेवलप होता है, एज के ग्रोथ के साथ साथ। तो शारीरिक विकास बिल्कुल ये भी होता है, मानसिक विकास ये भी होता है, संवेगात्मक विकास, तो ये तीनों का ही क्या होता है, डेवलप होता है। तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विधियां व्यक्तिक विभिन्नता को जानने की है। देखिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को जानने की कौन सी मेथड है, बुद्धि परीक्षण है, आईक्यू जो चेक होता है वो है, उपलब्धि परीक्षण है, अभिरुचि परीक्षण है, या फिर ये सभी। 5 का करेक्ट आंसर होगा ये सभी, ऑप्शन डी। देखिए, व्यक्तिक विभिन्नता को जो मापने की विधियां होती है, जानने की विधियां होती है, वो क्या क्या होती हैं, बुद्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, ये सभी ही होते हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डेज में भिन्न होते हैं, विकास की दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 का ऑप्शन ए, ये होगा विकास की दर में क्या होते हैं, व्यक्तिगत विद्यार्थी जो हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षार्थी व्यक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या शो करते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस को। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, सीखने में विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं में संख्या बढ़ा देनी चाहिए। देखिए, आप यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को लगाइएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा, नेगेटिव चीज़ों को आपको एज अ टीचर यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब बचा है ए और बी, इसमें से हमें चूज करना है जो अधिक सुइटेबल होगा, उस वही करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो अधिगम को एक समान गति पर बल देना या फिर सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना। तो ए से ज़्यादा करेक्ट हमें लग रहा है ऑप्शन बी, जो कि सीखने के विविध अनुभवों को, अलग अलग एक्सपीरियंस को क्या करना, यहाँ पर उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, यही जो है क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, वो इंडिविजुअल डिफरेंस क्या करते हैं, शो करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिक विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। ऑप्शंस को देखिए, यहाँ पर ए है व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, ऑप्शन बी है व्यक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, ऑप्शन डी है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। तो 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, कभी भी एक बार रीड करके आप आंसर करने की कोशिश मत कीजिएगा यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए विद्यालयों को व्यक्तिक विभिन्नताओं को क्या करना चाहिए, पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद। देखिए, क्लासरूम में स्टूडेंट के डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंस लाभकारी नहीं है, क्योंकि अध्यापकों की वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, हानिकारक है, और क्योंकि इनसे विद्यार्थी में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, PDF भी मैं दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है। देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों के जो व्यक्तिक विभेद होता है ये लाभकारी है, क्योंकि विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, लाभकारी है ये, जो भी क्लासरूम में विद्यार्थियों के जो डिफरेंसेस होते हैं ये लाभकारी है। ऑप्शन
डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है। देखिए व्यक्तिक अंतर आएगा, व्यक्तिक भेद आएगा, तो ये सेम है। व्यक्तिक ये इंडिविजुअल डिफरेंस ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन डी क्या है। सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आंकलन करने और उनके अनुरूप उन्हें पढ़ाने की। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की किस में मदद करता है, कौन सी चीज़ों में मदद करता है, तो ये है सभी शिक्षार्थियों को व्यक्तिगत आवश्यकता जो भी उनको नीड है उसका आंकलन करके और उनके अनुरूप उसको पढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है। व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस, इसका मतलब क्या होता है। दो व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता। ऑप्शंस को देखते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं पहले ही आपको डेफिनेशन बताई थी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा। अब बचा है ए और बी, इसमें ज़्यादा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, जो कि है कोई भी व्यक्ति शारीरिक, जो फिजिकल, मेंटल एबिलिटी जो होती है, उनकी फीलिंग्स, इमोशंस जो होते हैं उनमें एक समान नहीं पाए जाते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है उसका एरिया कौन कौन सा है। लिंग भेद, जेंडर में डिफरेंसेस, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यताएं, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, जो कि है ये सभी। नेक्स्ट है 13 नंबर, व्यक्तियों में एक दूसरे से विभिन्नता क्यों होती है। देखिए कोई भी पर्सन होता है वो एक दूसरे में डिफरेंसेस क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव से, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता के जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। 13 का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिए केवल वातावरण से नहीं होता है और केवल जन्मजात विशेषताओं के कारण नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण जो है व्यक्तियों में एक दूसरे में क्या पाई जाती है, विभिन्नता यानी कि डिफरेंसेस पाई जाती है। नेक्स्ट है 14 नंबर, शिक्षार्थियों व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। जो स्टूडेंट होते हैं वो इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करते हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये रिपीटेड है। ठीक है, अभी जस्ट मैं आपको कुछ देर पहले कराई थी, तो यहाँ पर अगर रिपीट होंगे तभी जो है हमारा प्रैक्टिस होगा। तो हम अभी प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। अधिक दिन तो है नहीं कि हम एक एक थ्योरी को पढ़ने जाएंगे, ये नहीं करना है। क्वेश्चंस को देखिए, आप किस में वीक हैं उस चीज़ को आप पकड़िए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। नेक्स्ट है कौशल का अर्थ क्या है। स्किल क्या होती है, व्हाट इज स्किल। स्किल का मीनिंग बताना है। दक्षता है, कुशलता है, निपुणता है, या फिर उपयुक्त सभी है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। कौशल जो है ना, ये स्किल, दक्षता भी है, कुशलता भी है, निपुणता भी है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 16 नंबर, कौशल का संबंध बालक के किस पक्ष से होता है। ये जो स्किल है ना, ये बालक के कौन से पक्ष से क्या होता है, रिलेट करता है। मनोज्ञात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। कौशल का संबंध बालक के किस पक्ष से है, तो ये होगा मनोज्ञात्मक पक्ष से होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, कौशल के स्तर को बताना है। लेवल ऑफ स्किल्स, स्किल के कितने लेवल होते हैं या फिर कौन सा लेवल होता है। प्रत्यक्षीकरण, निर्देशात्मक अनुक्रिया, सामान्य कौशल, उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर होगा 17 का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी होगा। प्रत्यक्षीकरण भी होगा, निर्देशात्मक भी होगा, सामान्य कौशल भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, अंतः व्यक्तिक कौशल संबंधित है। देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना, ये 2 टाइप के होते हैं। एक तो है अंतः व्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल,
और सेकंड होगा इंटरपर्सनल, जो कि अंतर्व्यक्तिक। देखिए जब भी अंतः ऐसे आएगा ना, यहाँ पे विसर्ग चिन्ह लगेगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा इंट्रा। ठीक है, इंट्रा याद रखना है, कम्युनिकेशन में भी ये दो वर्ड यूज होते हैं, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल, तो इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन को देखिए, अंतःव्यक्तिक कौशल संबंधित है, इंट्रापर्सनल स्किल जो है किससे रिलेट करता है, स्वयं से, अन्य से, उपयुक्त दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, स्वयं से होता है, इसमें एक ही पर्सन होता है। देखिए मैं कम्युनिकेशन से यहाँ पर रिलेट करके बता रही हूँ, समझने पर फोकस कीजिएगा। जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें हमें इंटरेक्ट करने के लिए कोई दूसरा पर्सन की नीड नहीं होती है, हम खुद से ही बातें करते हैं, खुद से ही थॉट थिंक करते हैं, सोचते हैं, वही होता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन चैप्टर है इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, पिछले बार इसी से 3-4 क्वेश्चन आए थे टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो इंट्रा जब भी आपको दिखे तो आपको सेल्फ यानी कि स्वयं को रिलेट करना है खुद से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, देखिए वो क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंस से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। हाँ ये हो सकता है 19 का ऑप्शन ए हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन को, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का लागू करे, शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर नामित करें, ऐसे हमें भेदभाव नहीं करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बच्चों से बातचीत करें, हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे और दृष्टिकोण को महत्व देंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र हो सकते हैं। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, व्यक्ति की विभिन्नता होती है, वो किस किस क्षेत्र में हो सकते हैं, रुचियों में, सीखने के, या फिर चरित्र के। तो ये तीनों ही गुण क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस में इंक्लूड होते हैं। उनकी इंटरेस्ट भी अलग हो सकती है, जो सीखने लर्निंग प्रोसेस है वो भी अलग हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा 20 का ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ये तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर हम लोग स्पीड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 45 क्वेश्चन है और अभी 17 मिनट हो चुका है और 20 क्वेश्चन ही हमारे हुए हैं। नेक्स्ट देखिएगा, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए अधिक क्वेश्चन है इसमें। निम्न में व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कौन कौन से हैं, संवेगात्मक विभिन्नता यहाँ पर मैं पेंसिल से लिखी थी, इमोशनल और इमोशनल डिफरेंस, फिजिकल यानी कि शारीरिक, मानसिक और उपरोक्त सभी। 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है उपरोक्त सभी है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या होते हैं, इमोशंस में भी डिफरेंसेस होती है, फिजिकल में भी होते हैं और मेंटल में भी डिफरेंसेस पाई जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है। जो लर्निंग है ना, लर्न करने की एबिलिटी जो है ये निर्भर करती है, इट मीन्स कि डिपेंड्स करती है किस पर, परिवार पर, संस्कृति पर, सामाजिकता पर। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। तो सीखने की जो योग्यता है ना वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर क्या होती है, निर्भर होती है। कोई बच्चा होगा जल्दी सीख लेगा, कोई बच्चा होगा सीख तो लेगा लेकिन वो स्लो, मंद गति से वो सीखेगा, स्लो ही सीखेगा। तो ऐसे ये जो है सीखने की जो एबिलिटी है ये निर्भर करती है व्यक्तिगत विभिन्नता पर। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर पार्कहर्स्ट में बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी है। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, अगर प्रीवियस क्लासेस को अगर आप किए हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। पार्कहर्स्ट ने जो एक विधि दी है वो कौन सी है, पद्धति दी है वो कौन सी है। तो ये पार्कहर्स्ट, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डाल्टन प्लान को इन्होंने दिया है, बच्चों के लिए शिक्षा पद्धति दी है पार्कहर्स्ट ने। क्या, डाल्टन प्लान होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। और एक बार मैं यहाँ बता रही हूँ, पार्कहर्स्ट ने कौन सी शिक्षण विधि दी है, कौन सी टीचिंग मेथड दी है, तो ये होगा डाल्टन प्लान। और आपको पूछा जाएगा कि डाल्टन प्लान जो है डाल्टन टीचिंग मेथड है ये, तो ये किसने, इसके प्रतिपादक कौन है पूछेगा, डाल्टन मेथड के जो प्रोपाउंडर है वो कौन है, तो ये पार्कहर्स्ट है। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये क्वेश्चन से भी पूछेगा घुमा के
और इधर डायरेक्ट भी पूछेगा कि डाल्टन विधि के जनक कौन है, तो पार्कहर्स्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, देखिए स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकते हैं, जिसे हम माप तोल मेजर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया है, इसको ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट को और एक बार यहाँ पर पढ़ रही हूँ। व्यक्तिगत विभिन्नता, जो इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप यानी कि मेजर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। ये किसने कहा है, स्किनर साहब ने कहा है। ठीक है, और स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है स्किनर ने ही दिया था। RS थ्योरी भी इन्होंने ही दिया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 25 नंबर, साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक होते हैं। देखिए साइजोइड एक वर्ग है, क्लास है, इसमें किस प्रकार के बालक आते हैं। 25 का करेक्ट आंसर होगा ये उपयुक्त में से कोई नहीं, ये कोई भी बच्चे इसमें इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। नेक्स्ट है 26 नंबर, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। देखिए आप पढ़ा रहे हैं, उस टाइम में टीचर को किसका सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए, विषय वस्तु का, जो सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है उसका, विद्यार्थियों की आयु का, एज, स्टूडेंट का व्यक्तिगत विभिन्नता, या फिर विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का। देखिए यहाँ अगर पारिवारिक नहीं होता तो हम डी को कर सकते हैं आंसर, लेकिन यहाँ पारिवारिक दे दिया है तो हम इसको नहीं करेंगे। विषय वस्तु का भी नहीं, विद्यार्थियों की आयु का भी नहीं, इसमें हम उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान देंगे, इंडिविजुअल डिफरेंस को यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट है 27 नंबर, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। सीमा एक लड़की है, वो हर पाठ को क्या करती है, बहुत ही जल्दी सीखती है, जबकि लीना उससे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास क्या है, ये विकास जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई जल्दी सीख पा रहे, उसकी एबिलिटी है कि वो जल्दी गेन कर पा रहा है नॉलेज को, और लीना जैसे कि सीखती तो है लेकिन स्लो सीखती है। तो लीना और सीमा में क्या, ये इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण ही ये सब उनको देखने को मिल रहे हैं उनमें। नेक्स्ट है 28 नंबर, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद आए, व्यक्तिगत विभिन्नता आए, व्यक्तिगत अंतर आए, ये इंडिविजुअल डिफरेंस ही होता है। तो व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता, या फिर इनमें से सभी होगा। तो यहाँ पर देखिए 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है इनमें से सभी। इन स्तरों पर हम क्या करते हैं, व्यक्तिगत भेद पाते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलने के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए, एक टीचर की क्या रोल होने चाहिए। व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास, व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जानने की कोशिश, उपयुक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है उपयुक्त दोनों है। देखिए इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में दूंगी, आप एनालिसिस करेंगे तभी याद रहेगा, वरना आप सारा भूल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है, तभी वो कॉन्सेप्ट जो भी आंसर हो रहा है क्वेश्चन का वो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 नंबर, व्यक्तिगत विभिन्नता निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदर्शित होती है। ये भी हम लोगों ने किए हैं, यहाँ पर रिपीट है, शारीरिक है, बौद्धिक है, सांवेगिक है, तो उपयुक्त सभी होगा। रिपीट होने से क्या होता है ना, हमें रिकॉल हो जाता है कि अरे वो क्वेश्चन का आंसर तो ये था, और एनालिसिस भी जब करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ उस क्वेश्चन का आंसर ये था, या फिर भूल गए हैं तो आप याद करने की कोशिश करेंगे। जब तक दिमाग पर जोर नहीं लगाइएगा आप अच्छे से नहीं सीख पाइएगा, इसलिए दिमाग को जितना चलाना है ना, जितना स्ट्रेस देना है आप दे सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने पर, और मतलब उल्टा पुल्टा चीज़ों में नहीं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, हमें चाहिए कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को, जो स्पेशल नीड होती है बच्चों को, क्या चाहिए। कोई शिक्षा नहीं दी जाए, केवल व्यावसायिक शिक्षा दी जाए, अलग करके भिन्न विद्यालय में रखें, विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में शामिल करें।
31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है, जो कि है विशेष व्यवस्था वाले नियमित ढांचों में क्या करेंगे हम, ये शामिल करेंगे। 32 अधिगम निर्वाग्यता वाले बच्चे की आप पहचान कैसे करेंगे, बुद्धि परीक्षण से, उनकी शारीरिक बनावट देखकर, उसके लिखने की नोटबुक को देखकर, यह देखकर कि वो दूसरे बच्चों से कितना लड़ते हैं। ऑप्शन डी जो है ये यहाँ पर एलिमिनेट हो जाता है। अब बचा ऑप्शन ए बी सी। करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, जो कि है उसके लिखने की नोटबुक को देखकर अधिगम निर्वाग्यता वाले बच्चों की हम पहचान कर सकते हैं कि वो किस टाइप से लिख रहे हैं। नेक्स्ट है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। एलेक्सिया क्या है, इसी को हम डिसलेक्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, 4-5 डिसेबिलिटीज़ हैं, इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ एलेक्सिया का बात हुआ है, तो एलेक्सिया क्या है, पढ़ने की क्षमता है, इसी को डिसलेक्सिया बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। डिसलेक्सिया कहा जाता है इसे ही, पढ़ने की क्षमता, लिखने की क्षमता, सीखने की क्षमता, सुनने की क्षमता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पढ़ने की क्षमता को डिसलेक्सिया कहते हैं, और लिखने की क्षमता नहीं, अक्षमता, ठीक है, डिसेबिलिटी। तो पढ़ने की जो अक्षमता है उसको हम डिसलेक्सिया बोलते हैं या फिर एलेक्सिया बोलते हैं, और लिखने की जो अक्षमता है इसको हम डिसग्राफिया बोलते हैं। तो ग्राफ से यहाँ पर रिलेट कीजिएगा, डिसग्राफिया होगा। नेक्स्ट है 34 नंबर, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है, निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है, समावेशी शिक्षा, विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा या फिर कोई नहीं। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, समावेशी शिक्षा जो है ये इंक्लूसिव एजुकेशन इसको बोला जाता है। इसमें जो है सभी बच्चों को जो शारीरिक रूप से वो स्वस्थ भी हैं और अस्वस्थ भी हैं, तो वैसे सभी बच्चों को एक साथ बैठा करके उन्हें शिक्षा देना, यानी कि एजुकेशन देना, उसी को इंक्लूसिव एजुकेशन, इट मीन्स की समावेशी शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं, डिसेबिलिटी होती है, वो सामान्यता क्या कहते हैं, कौन सा डिसेबिलिटी है, यहाँ 4 दिया हुआ है। 35 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, डिसग्राफिया बोलते हैं। अभी मैं बताई थी कि जिसको लिखने में यहाँ पर प्रॉब्लम हो उसको डिसग्राफिया। तो यहाँ पर हम लोग इनको भी देख लेंगे। डिसकैलकुलिया जो है ये कैलकुलेशन से रिलेटेड है, जैसे बच्चे 36 होता है ना, इसको वो 63 पढ़ते हैं, इसी को डिसकैलकुलिया बोलते हैं, ठीक है। और डिसलेक्सिया में अभी मैं बताई थी, एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, इसमें पढ़ने की समस्या होती है, पढ़ने में असक्षम होते हैं बच्चे। और डिस्थीमिया में क्या होता है, इसमें तनाव से संबंधित होता है, रिलेट होता है किससे, स्ट्रेस से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों की जो सामान्यता क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। नेक्स्ट है डिसलेक्सिया, डिस होगा यहाँ पर। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डेस की समस्या से संबंधित है, अभी जस्ट मैं बताई थी, ये डिसलेक्सिया एलेक्सिया ये पढ़ने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, जन्मजात कौन सी अक्षमता होती है, डिसेबिलिटी होती है, दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मुख बधिर और मंदबुद्धि। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी होगा, जो कि मंदबुद्धि होगा। देखिए जो यहाँ पर मैं आपको बताई थी कि समावेशी शिक्षा है, इसमें मंदबुद्धि बच्चों को और प्रतिभाशाली बच्चे को, ये सबको साथ में पढ़ाया जाता है, एक साथ, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। इसका एम ही ये है समावेशी शिक्षा में कि वो भेदभाव नहीं करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनमें से कौन सी अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है। देखिए अधिगम अशक्तता, सीखने में जो उसको प्रॉब्लम होती है, उसमें विशेषता क्या है। 50 से नीचे बुद्धि लब्धि, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना।
38 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलटकर जाने में कठिनाई होती है। देखिए बुद्धि लब्धि आया, इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। बुद्धि लब्धि इट मीन्स कि IQ है ना। इसका जो है फॉर्मूला होता है यहाँ पर मेंटल एज होगा, क्रॉनिकल एज या फिर वास्तविक एज, रियल एज आप बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला एक बार ऐसे ही एज इट इज पूछा गया था कि IQ का आप फॉर्मूला बताइए, तो ये करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, CA जो क्रॉनिकल एज होता है उसको ऊपर दे देता है, M और मेंटल एज को नीचे दे देता है, ऐसे करके फंसाया जाता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी संवेदनशील बच्चे में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। संवेदनशील बच्चे में कौन सी विशेषताएं होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 39 का ऑप्शन डी, जो कि मौलिक विचार और अभिव्यक्ति, ये दोनों विशेषताएं पाई जाती है संवेदनशील बच्चों में। क्वेश्चन नंबर 40 है, बच्चों में प्रतिभाशालीता देश के कारण हो सकती है। तो 40 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये अनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसको आप लोग एनालिसिस जरूर कीजिएगा, इसीलिए मैं बस आपको यहाँ पर अभी आंसर बता रही हूँ। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होते हैं? स्वभाव में अंतर्मुखी बिल्कुल नहीं होंगे ये, अपनी आवश्यकताओं की दृढ़ता पूर्वक नहीं कह सकते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ये प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं ना, ये अपने निर्णयों जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं उसमें सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 43 है, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है, सृजनात्मक शिक्षार्थी कौन होता है? तो ऑप्शंस को पढ़िए यहाँ पर आप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होता है। जो भी प्रॉब्लम्स होती है सृजनात्मक शिक्षार्थी को, वो कोशिश करते हैं कि खुद से ही सॉल्व करें। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से क्या नहीं है? कौन सा नहीं है प्रतिभाशाली का संकेत? विचारों में सृजनात्मक, दूसरों के साथ लड़ना, अभिव्यक्ति में अनूठापन, कौतूहल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 44 का ऑप्शन बी, दूसरों के साथ लड़ना। देखिए ये गुण नहीं होता है प्रतिभाशाली बच्चे में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 45 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। जिस किसी ने भी यहाँ तक देखा है, मैं आपको बता सकती हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है। जो बच्चे छोड़ कर गए हैं ना, उससे आप ज़्यादा ही सीखे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम है, टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा होगा। आप बस 7 दिन ईमानदारी से मेहनत कीजिए, अपने मेहनत पर आप क्या रखें, भरोसा रखें। ओके, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या है, अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है, प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक को समायोजन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। ऑप्शन डी है यहाँ पर, देखिए शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी है, जो कि शिक्षक को समायोजन करना चाहिए। ठीक है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए जो है शिक्षक को समायोजन करना चाहिए। समायोजन अच्छे से हम लोग समझे हैं, प्रीवियस लेक्चर में समायोजन के क्वेश्चन को किए हैं। जैसे शिक्षार्थी बदलाव आता है, शिक्षार्थी में जैसे जैसे बदलाव आते हैं तो शिक्षक को भी क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए फिर इसको एंड करते हैं। आई होप आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिला होगा। और टीचिंग एप्टीट्यूड में इस टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है।